हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 12 में हम लोग हैं एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम लोग जो है इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। पिछले पार्ट पे हम लोगों ने पार्ट 1 में जो मैमल्स होते हैं उनके बारे में बात करी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड मैमल्स के बारे में, और उसी में हमने कुछ एक्सेप्शंस भी देखे, जैसे कि हमारे पास कुछ एग लेइंग मैमल्स वगैरह हैं, उसके बारे में हमने बात करी। आज हम लोग जो है अपना डिस्कशन करेंगे अबाउट दी बर्ड्स, ठीक है, जो हमारी स्पेसिफिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स है उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एज यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कोई भी वीडियो हमारी तरफ से आता है उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। और बाकी इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज जो है वो मिल जाएंगे। तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप लोग जाके जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपको एड फ्री कंटेंट जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑफ चैप्टर 12 एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पार्ट 2 के साथ इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे अबाउट दी बर्ड्स विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो बर्ड का नाम है, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में भी रहता है रिसेंटली, दैट इज़ योर जेडन्स कॉर्सर, ठीक है। ये एक नॉक्टर्नल बर्ड है। नॉक्टर्नल बर्ड मतलब, या नॉक्टर्नल वर्ड का मतलब होता है जो रात में जागते हैं, दैट इज नोन एज नॉक्टर्नल, फाउंड ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। यानी कि नॉक्टर्नल बर्ड है और कहाँ पर पाई जाती है, जो आंध्र प्रदेश है उसके नॉर्दर्न पार्ट में, यानी कि उसके उत्तरी भाग में, ठीक है। इट इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज फॉर द एक्सट्रीमली थ्रेटेंड स्क्रब जंगल। फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब क्या है? फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब है कि जब हम किसी भी स्पीशीज को एज अ, आप कह सकते हैं सिंबल के तौर पर, या एज अ लोगो के तौर पर, या एज अ एम्बेसडर के तौर पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को बचाने के लिए। कोई भी अगर प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि WWF, ठीक है, WWF इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, उसका जो लोगो है वो क्या है, उसमें बना हुआ है पांडा, ठीक है ना। तो वो पांडा उसका क्या है, एक तरीके से फ्लैगशिप स्पीशीज है। तो सिमिलरली ये जो है, दिस इज ऑल्सो द फ्लैगशिप स्पीशीज फॉर एक्सट्रीमली थ्रेटेंड स्क्रब जंगल, ठीक। द स्पीशीज वॉज कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट अंटिल इट वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1986 एंड द एरिया ऑफ रीडिस्कवरी वॉज सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर्ड एज द श्रीलंक मल्लेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यानी कि ये माना जाता था, या कह सकते हैं कि ये माना जाने लगा था कि ये जो स्पीशीज है बर्ड की, ये क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है, ठीक। लेकिन उसके बाद 1986 में ये फिर से पाई गई, रिडिस्कवर की गई, और जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में इसको रिडिस्कवर किया गया, वहां पर क्या बन गई, श्रीलंक मल्लेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई, ठीक है। और ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक। इसका हैबिटेट क्या है, अनडिस्टर्ब्ड स्क्रब जंगल विद ओपन एरियाज। डिस्ट्रीब्यूशन, जेडन्स कॉर्सर इज एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। थ्रेट्स क्या है, क्लियरिंग ऑफ स्क्रब जंगल, क्योंकि ये इसका क्या है, हैबिटेट है, तो अगर स्क्रब जंगल को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो इसके लिए खतरा है। थ्रेट ऑफ न्यू पास्चर्स, न्यू पास्चर, क्रिएशन ऑफ न्यू पास्चर जो है वो भी खतरा है। ग्रोइंग ऑफ ड्राई लैंड क्रॉप्स, इलीगल ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स, प्लांटेशन ऑफ एक्सोटिक ट्रीज, क्वेरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिवर कैनाल्स, ये सारे के सारे थ्रेट्स किसके लिए है, जेडन कॉर्सर के लिए। इसके बाद जो अगला स्पीशीज है, जो अगली बर्ड है, दैट इज योर फॉरेस्ट आउलेट, ठीक, एक प्रकार का उल्लू है। इट हैड बीन लॉस्ट फॉर मोर देन अ सेंचुरी, ठीक है, ये एक शताब्दी से ज्यादा समय तक गायब रहा था, और 113 साल के बाद इस आउलेट को रिडिस्कवर किया गया है इन 1997 में, एंड रीअपियर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ इंडियन बर्ड्स, ठीक है, और इंडियन बर्ड्स की लिस्ट में ये वापस से रीअपियर हुआ है। हैबिटेट क्या है इसका, दैट इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। और अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये पाया जाएगा साउथ मध्य प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र में, ठीक है। थ्रेट्स क्या है, इसको लॉगिंग ऑपरेशंस, मैंने आपको बताया कि लॉग्स के फॉर्म में जो पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, दैट इज
वन ऑफ द थ्रेट। बर्निंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज डैमेज रूस्टिंग एंड नेस्टिंग ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आउटलेट, ठीक है, यानी कि जो पेड़ वगैरह काटे जाएंगे और पेड़ वगैरह को जलाया जाएगा, उससे इस बर्ड की जो रूस्टिंग मतलब होता है जहां पर बर्ड्स वगैरह रेस्ट करती है, दैट इज नोन एज रूस्टिंग, ठीक है। और नेस्टिंग वगैरह तो आपको पता ही है, जहां पर वो अंडे वगैरह रखती है, दैट इज नेस्टिंग। तो फॉरेस्ट आउटलेट के उससे उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद जो अगली बर्ड यहां पर दी गई है, दैट इज योर व्हाइट बेलीड हेरॉन। ये एक्सट्रीमली रेयर बर्ड है, फाउंड इन 5 और 6 साइट्स इन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, 1 और 2 साइट्स इन भूटान एंड फ्यू इन म्यांमार, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ईस्ट और उधर के रीजन में ही ये पाई जा रही है। इसके बाद अगर इसके हैबिटेट की हम बात करें तो रिवर्स विद सैंड और ग्रेवल बार्स और इनलैंड लेक्स, ठीक है, यानी कि ऐसी रिवर जिसमें सैंड या ग्रेवल बार्स है या जो इनलैंड लेक्स है वहां पर पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द हिल्स ऑफ बांग्लादेश एंड नॉर्थ म्यांमार, यहां पर पाई जाती है। पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर। थ्रेट्स क्या क्या है? लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ लोलैंड फॉरेस्ट, ठीक है, जो लोलैंड फॉरेस्ट होती है उसको अगर नुकसान पहुंच रहा है तो ये उसके लिए खतरा है। एंड वेटलैंड्स थ्रू डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्टर्बेंस बाय ह्यूमंस, इसकी वजह से इसको खतरा हो रहा है। नेक्स्ट बर्ड इज योर बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन एक रेयर बस्टर्ड स्पीशीज है दैट इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स मेटिंग डांस। ये मेटिंग डांस के लिए जानी जाती है। अमंग द टॉल ग्रासलैंड्स secretive males advertise their territories by springing from the ground and flitting to and fro in the air। flitting का मतलब होता है swiftly move करना, ठीक। हैबिटेट क्या है इसका? ग्रासलैंड्स ओकेजनली इंटरस्पर्स विद स्क्रबलैंड्स, यानी कि ऐसे ग्रासलैंड जिसके बीच बीच में क्या है, स्क्रबलैंड्स है या श्रबलैंड्स है, वहां पर ये पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटिव टू ओनली 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये सिर्फ 3 देशों में पाया जाता है, दैट इज कैम्बोडिया, नेपाल एंड इंडिया। और इंडिया में ये सिर्फ 3 स्टेट्स में पाया जाता है, दैट इज उत्तर प्रदेश, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक। यानी कि आप समझ सकते हैं इसके नाम में बंगाल है पर यह बंगाल में नहीं पाया जाता, ठीक। उत्तर प्रदेश, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो ऑनगोइंग कन्वर्जन ऑफ द बर्ड्स ग्रासलैंड हैबिटेट फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पॉपुलेशन डिक्लाइन। यानी कि जो बर्ड्स का ग्रासलैंड हैबिटेट है उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है, दिस इज दी, ये इसकी पॉपुलेशन के कम होने के लिए, पॉपुलेशन की डिक्लाइन होने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। इसके बाद अगली जो बर्ड दी गई है दैट इज योर हिमालयन क्वेल। इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी एक्सटिंक्ट सिंस नो रिलायबल रिकॉर्ड्स ऑफ साइटिंग्स ऑफ दिस स्पीशीज एग्जिस्ट आफ्टर 1876, ठीक है। यानी कि आज की डेट में इसको यह माना जा रहा है कि दिस बर्ड हैज बीन एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्योंकि कोई रिलायबल रिकॉर्ड्स जो है वो 1876 के बाद इस बर्ड के देखने को नहीं मिले हैं। इंटेंसिव सर्वेज आर रिक्वायर्ड एज दिस स्पीशीज इज हार्ड टू डिटेक्ट ड्यू टू इट्स रिलेक्टेंस टू फ्लाई एंड इट्स प्रेफरेंस फॉर डेंस ग्रास हैबिटेट, ठीक है। यानी कि इस बर्ड को अगर हम कहें कि वापस से हम खोजना चाहते हैं कि ये बर्ड आज की डेट में अवेलेबल है कहीं पर या नहीं है, तो उसके लिए जो सर्वेज है वो काफी इंटेंसिव तरीके से करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बर्ड जो है उड़ने की ज्यादा इच्छुक नहीं होती है, ठीक है। रिलेक्टेंस टू फ्लाई, ये ज्यादा उड़ना नहीं चाहती है, तो इसलिए अब कोई बर्ड ऐसी अगर वो उड़ती हुई कहीं पर दिख जाए किसी रीजन में तो उसको साइट किया जा सकता है, पर अगर कोई बर्ड उड़ने को तैयार नहीं है तो उसको साइट करना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक। और साथ ही साथ इसकी जो प्रेफरेंस है वो डेंस ग्रास हैबिटेट है, यानी कि ये वहां पर रहना पसंद करती है जहां पर घनी क्या हो, घास हो। अब घनी घास में अगर ये रहेगी तो वहां पर क्या होगा, इसको डिटेक्ट करने के लिए इंटेंसिव सर्वेस करने पड़ेंगे, ठीक। पॉसिबल साइटिंग ऑफ दिस स्पीशीज वॉज रिपोर्टेड इन नैनीताल इन 2003, पर इसका कोई रिलायबल रिकॉर्ड ऐसा सच हमारे पास नहीं है कि हाँ ये 2003 में नैनीताल के आसपास पाई गई थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर जब तक कोई रिलायबल रिकॉर्ड या रिलायबल सोर्सेज हमें नहीं मिलते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये बर्ड अवेलेबल है या नहीं है, या आज की डेट में ये है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कोई रिलायबल रिकॉर्ड नहीं है। 1876 के बाद जो है ये नहीं पाई गई, और 1876 के आसपास भी ये नैनीताल का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड में नैनीताल, आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा, काफी फेमस हिल स्टेशन है, तो उसी के आसपास ये पाई गई थी। उसके बाद से ये वहां पर भी नहीं देखी गई है, ठीक। इसके बाद हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो टॉल ग्रास एंड स्क्रब ऑन स्टीप हिल स्लाइड्स, ठीक है। जो स्टीप हिल स्लाइड्स होती हैं उस पर जो टॉल ग्रास और स्क्रब्स है वहां पर पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसका है वेस्टर्न हिमालयाज में। थ्रेट्स क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अलोंग विद हैबिटेट मॉडिफिकेशन। तो हैबिटेट मॉडिफिकेशन या हैबिटेट चेंज तो कारण है ही है, और साथ ही साथ कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो इसकी इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग वगैरह की गई है, शिकार वगैरह किया गया है, उसकी वजह से भी इसको नुकसान पहुंचा है। इसके बाद जो अगली वर्ड है, वी हैव द पिंक हेडेड डक, ठीक है।
इट हैज नॉट बीन कंक्लूसिवली रिकॉर्डेड इन इंडिया सिंस 1949। ये भी इंडिया में 1949 से जो है वो नहीं पाई गई है। मेल्स है जो इनका डीप पिंक हेड होता है और नेक फ्रॉम विच द बर्ड डिराइव्स इट्स नेम। इसके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ओवरग्रोन स्टिल वाटर पूल्स, मार्शेस एंड स्वैम्स इन लो लैंड फॉरेस्ट एंड टॉल ग्रासलैंड यहां पर पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में है और मैक्सिमम जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पाए जाते हैं। थ्रेट्स की हम बात करें तो वेटलैंड डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट अलोंग विद हंटिंग आर द मेन कॉजेज ऑफ इट्स डिक्लाइन। तो बर्ड्स के केस में आप देख सकते हैं कि हंटिंग मेन कारण है। हैबिटेट डिग्रेडेशन या हैबिटेट लॉस तो मैं आपको पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में भी कि मैमल्स के साथ भी यही कारण है, ठीक है। तो मैन मेड कारण यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद जो अगली एक बर्ड है दैट इज योर सोशिएबल लापविंग। इट इज अ विंटर माइग्रेंट टू इंडिया। ये इंडिया में माइग्रेंट बर्ड है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि बाहर से अगर कोई बर्ड वगैरह आ रही है तो वो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि माइग्रेशन का मतलब है जो यहां पर आ रही है। अब ये विंटर माइग्रेंट का मतलब क्या है कि ये विंटर सीजन में इंडिया में आ रही है, ठीक। दिस स्पीशीज हैज सफर्ड अ सडन एंड रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्यू टू विच इट हैज बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें सडन और रैपिड क्या हुआ है, इसकी पॉपुलेशन में कमी आई है, इसीलिए इसको क्या है आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। हैबिटेट इसका है फैलो लैंड्स एंड स्क्रब डेजर्ट। फैलो लैंड्स और स्क्रब डेजर्ट में ये पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इंडिया की तो है नहीं, सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर, रशिया, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया में तो माइग्रेंट बर्ड है ये, ठीक है। इन इंडिया हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के रीजन में पाई जाती है। थ्रेट्स क्या है, फिर से वही है, देखिए कन्वर्जन ऑफ हैबिटेट टू एरेबल लैंड, यानी कि जो इसका हैबिटेट है उसको अगर हम एरेबल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं वो, इलीगल हंटिंग और प्रॉक्सिमिटी टू ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये इसके जो है थ्रेट्स है। इसके बाद अगली वर्ड यहां पर दी गई है दैट इज योर स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ठीक है। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर इस तरीके की दिखाई देती है वर्ड। इसका जो बारे में लिखा गया है, इट रिक्वायर्स हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग हैबिटेट, अ कंस्ट्रेंट दैट हैज ऑलवेज केप्ट इट्स पॉपुलेशन स्कार्स। इसके लिए जो ब्रीडिंग हैबिटेट है वो काफी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, इसकी वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम रह गई है। इंडिया इज होम टू सम ऑफ द लास्ट एग्जिस्टिंग विंटरिंग ग्राउंड्स ऑफ दिस स्पीशीज, ठीक है। विंटरिंग ग्राउंड्स का मतलब क्या है कि बर्ड जो है वो यहां पर विंटर के सीजन में आती है, तो इंडिया में इसके कुछ लास्ट एग्जिस्टिंग विंटरिंग ग्राउंड जो है वो पाए जाते हैं। हैबिटेट क्या है, कोस्टल एरियाज विद स्पार्स वेजिटेशन, यानी कि कोस्टल एरिया जो तटीय इलाके हैं जहां पर वेजिटेशन क्या होती है, कम होती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। एंड नो ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स फर्दर इनलैंड देन 7 किलोमीटर फ्रॉम द सी शोर, यानी कि जो समुद्र का तट होता है उससे 7 किलोमीटर अगर हम अंदर आते हैं तो उससे ज्यादा अंदर इसका कोई भी ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं पाया गया है, यानी कि ये समुद्र के तट में ही रहना पसंद करती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला एंड तमिलनाडु। थ्रेट्स क्या क्या है, ह्यूमन डिग्रेडेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो लीड्स टू हाई इंसिडेंस ऑफ नेस्ट डेजर्शन। ये सारे के सारे इसके खतरे हैं, इसको है, ठीक। इसके बाद अगली वर्ड है दैट इज योर साइबेरियन क्रेन। इट इज अ लार्ज स्ट्राइकिंगली मैजेस्टिक माइग्रेटरी बर्ड दैट ब्रीड्स एंड विंटर्स इन वेटलैंड्स, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक माइग्रेटरी बर्ड है और ये ब्रीड और विंटर करती है वेटलैंड में। विंटर करने का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि विंटर में आती है ये, ठीक है। विंटर माइग्रेटरी बर्ड है। दे आर नोन टू विंटर एट केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान का है वो इस बर्ड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज योर साइबेरियन क्रेन, ठीक है। और ये अभी कुछ आने काफी समय से जो है वो कम हो गई है। इसकी लास्ट साइटिंग पाई गई थी 2002 में, यानी कि आप आज से कह सकते हैं लगभग 18-19 साल पहले, ठीक। हैबिटेट इसका जो है दैट इज योर वेटलैंड एरियाज। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो इंडिया मैंने आपको बता दिया दैट इज योर केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान, ठीक। थ्रेट्स इसको क्या क्या है, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन, वेटलैंड ड्रेनेज, डेवलपमेंट ऑफ प्राइम हैबिटेट इनटू एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड टू सम एक्सटेंट हंटिंग, ये इसके क्या है थ्रेट्स है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोरल्स की, तो यहां पर कोरल्स के बारे में भी लिखा गया है, वी हैव द फायर कोरल्स। ये इस तरीका दिखता है, देखिए फायर कोरल्स। इसमें क्या है, दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू जेलीफिश देन कोरल्स, यानी कि ये जेलीफिश को ज्यादा रिलेट करता है एज कोरल्स, मतलब ऑन कंपैरिजन टू कोरल्स। ऑन कॉन्टैक्ट वन यूजुअली फील्स अ बर्निंग सेंसेशन सिमिलर टू अ स्टिंग फ्रॉम जेलीफिश, ठीक है। अगर इसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक बर्निंग सेंसेशन, मतलब एक जलन सी फील होगी, जैसे कि अगर जेलीफिश ने कोई स्टिंग अगर मार दिया है, कोई डंक मार दिया है, जैसा दर्द उससे होता है या जैसी सेंसेशन बर्निंग सेंसेशन उससे होती है, जलन होती है, वैसी ही इसके कांटेक्ट में आने से होती है। हैबिटेट की बात करें तो जनरली फाउंड इन मर्की इनशोर वाटर्स। मर्की मतलब डार्क एंड ग्लूमी, यानी कि जो गंदा पानी होगा उसमें, वहां पर पाया जाता है। एंड डिस्प्ले आर
टॉलरेंस फॉर सिल्टेशन, ठीक है, और ये सिल्टेशन को टॉलरेट कर सकता है। दे आर ऑफन फाउंड इन क्लियर ऑफशोर साइट्स। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इंडोनेशिया, गल्फ ऑफ चिरिकी, पनामा, पैसिफिक प्रोविंस, पॉसिबली एक्सटिंक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पनामा, सिंगापुर एंड थाईलैंड। यहां से ये ऑलमोस्ट क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। और इसके थ्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो कलेक्टेड फॉर डेकोरेशन एंड ज्वेलरी ट्रेड, ठीक है, डेकोरेशन के लिए यानी कि सजावट के लिए और ज्वेलरी ट्रेड के लिए इसको कलेक्ट किया जाता है। दिस ग्रुप इज ऑल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर बढ़ने के केस में वैसे आपको पहले भी पूरा चीज बताई हुई है कि कोरल्स के लिए जो टेम्परेचर का बढ़ना है वो एक तरीके से सही चीज नहीं है, नुकसानदायक है। एंड इज थॉट टू हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ मरीन एरियाज, पॉसिबली बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड ब्लीचिंग इफेक्ट्स, ठीक है। और ये लगभग मतलब आप कह सकते हैं कि ये काफी जो मेजॉरिटी ऑफ मेरीन एरियाज है वहां से पॉसिबली ये क्या हो चुका है? कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा है और उसकी वजह से जो कोरल ब्लीचिंग वगैरह होती है उसकी वजह से ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है? डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने जो है बर्ड्स को लेकर अपना थोड़ा सा डिस्कशन किया है, अबाउट दी कोरल्स भी हमने बात करी है। तो इन चीज़ों को जो है आप लोग रेगुलरली रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि बर्ड्स वगैरह के बारे में या जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी अबाउट दी मैमल्स, ये चीज़ें जाननी, ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है कि कहाँ पर पाई जाती है, क्या इनको थ्रेड्स वगैरह हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली जो एरियाज वगैरह हैं वो जानने थोड़ा सा ज़रूरी है। तो उनको आप लोग जो है कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं अबाउट दी बर्ड्स माइग्रेशन, ठीक है। बर्ड्स का मैंने आपको बताया माइग्रेशन जो होता है कि बाहर से बर्ड्स वगैरह आती हैं। अब देखते हैं माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन रेफर्स टू दी रेगुलर, रिकरेंट एंड साइक्लिकल सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। यानी कि क्या है रेगुलर? रेगुलर मतलब आप कह सकते हैं कि एक रेगुलर पैटर्न होता है, रिकरेंट मतलब बार बार होता है, और साइक्लिकल सीजनल मूवमेंट है। साइक्लिकल सीजनल मूवमेंट मतलब जैसे मान लीजिए एक जगह ये है, एक जगह ये है, ठीक है। गर्मियों में बर्ड यहां जाती है, मतलब मान लीजिए विंटर में, और समर में ये वापस चली जाती है। इस तरीके से अगर आप इसको कह सकते हैं तो ये क्या हो गया? ये साइक्लिकल फ्लो है और ये सीजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन रेंज फ्रॉम शॉर्ट डिस्टेंस टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, जैसे मैं बता रहा हूं, तो ये कुछ मतलब फ्यू किलोमीटर्स भी हो सकता है या फिर बहुत लंबे डिस्टेंस भी हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स भी हो सकता है। बट द एंड ऑफ द पीरियड बर्ड्स विल इवेंचुअली रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस। वही बात है कि अगर ओरिजिनल प्लेस ए है तो ए से बर्ड बी में आएगी और उसके बाद वापस बी में चली जाएगी। दिस इज योर माइग्रेशन, ठीक। रीजंस क्या क्या है माइग्रेशन के? देखिए, टू अवॉइड एडवर्स फैक्टर्स, यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को जो है दूर करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ठंडे के जब मौसम होता है, जैसे स्पेसिफिकली हम बात करें रशिया में या उसके ऊपर जो साइबेरिया का रीजन है वहां पर, तो वहां से जो बर्ड आया करती थी दैट इज अबाउट द साइबेरियन क्रेन, है ना। साइबेरियन क्रेन आया करती थी, उसका नाम वहीं से पड़ा हुआ है। तो वहां पर जब सर्दियों में टेम्परेचर जो है -50 -60 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है तो वहां बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए वहां से वो बर्ड यहाँ आ जाती है। दैट इज एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो उसकी नेटिव प्लेस है, अगर वहां पर फूड शॉर्टेज होती है तो उसकी वजह से ही बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। वाटर की शॉर्टेज होती है तो उसको मैनेज करने के लिए, और बेटर ब्रीडिंग कंडीशंस अगर मिल रही हैं उसको किसी और जगह पे तो उसके लिए माइग्रेट करती है। और लेस कंपटीशन फॉर सेफ नेस्टिंग प्लेसेस। सेफ नेस्टिंग प्लेसेस के लिए अगर मान लीजिए ज़्यादा स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए भी जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती है। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो यहाँ पर विंटर में आती हैं, और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम दिए गए हैं जो समर में आती हैं, ठीक है। नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरीके के चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें या इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ वगैरह वो है जो या तो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहती है या फिर जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, ठीक है ना। बाकी आपको एज सच ये सारे के सारे बर्ड्स के बारे में और इनके बारे में मतलब इनकी जो आप कह सकते हैं IUCN कैटेगरीज वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी स्पीशीज़ ऐसी जो आपने पिछले 1-1.5 साल में न्यूज़ में देखी है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में देखी है, उसको आप लोग ज़रूर प्रिपेयर करिएगा उसके बारे में कि वो कहाँ पर पाई जाती है, और अगर माइग्रेटरी है तो कहाँ से आती है, व्हाट इज़ द रीज़न, अगर वो कुछ सालों से नहीं आई है तो उसका क्या रीज़न है, IUCN की उसकी कैटेगरी क्या है, वो सारी की सारी बातें आपको उन स्पीशीज़ के बारे में तो बिल्कुल पता होनी चाहिए जो पिछले 1-1.5 साल 2 साल में न्यूज़ में बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ डिजीजेस को लेकर। कुछ डिजीजेस के नाम बताए गए हैं, कुछ उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म है कि किसकी वजह से होते हैं, और कौन कौन एनिमल्स उससे ससेप्टेबल है, यानी कि किस किस एनिमल्स को उस तरीके की बीमारी से खतरा है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जो डिजीज दी गई है दैट इज योर ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम एसपीपी से होता है, और जो एनिमल सब्सेप्टिबल है दैट इज डियर, कैट, प्राइमेट्स और एलिफेंट। प्राइमेट्स इज बेसिकली एक आप कह सकते हैं मंकी की प्रजाति होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे एंथ्रैक्स है तो बैसिलस एंथ्रैक्सिस, गौर, चीतल, वाइल्ड पिग, बार्किंग डियर। फिर है रेबीज वायरस, टाइगर, लायन, बियर, mongoose, स्क्विरल। फिर है फुट एंड माउथ डिजीज, तो फुट एंड माउथ डिजीज का जो वायरस है उससे होती है, गौर, नीलगाय, चीतल, सांबर, याक, मिथुन बेसिकली एक तरीके की आप देखेंगे तो ये आपको कुछ बफेलो टाइप का दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद है राइंडर पेस्ट, ये होती है माइक्रोबैसिलाई वायरस, डियर, वाइल्ड पिग, वाइल्ड बफेलो। फिर है ट्राइपेनोसोमिया दैट इज ट्राइपेनोसोमिया वायरस, टाइगर, एलिफेंट, सांबर, मैके। और टेक्सोप्लाज्मोसिस दैट इज टेक्सोप्लाज्मा गोंडाई, रिशस मंकी और सिवेट कैट। इस तरीके की बीमारियां जो है वो उनसे ये एनिमल सब्सेप्टिबल रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले स्पीशीज के एक्सटिंक्शन को लेकर, ठीक है, कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट क्यों करते हैं। एक्सटिंक्शन इज कॉज्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। अब कुछ यहाँ पर प्रोसेसेस दी गई हैं, प्रक्रियाएं दी गई हैं जिसकी वजह से कोई भी एनिमल या कोई भी स्पीशीज जो है वो क्या होती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। तो क्या क्या कॉजेस प्रोसेसेस हैं। वन इज डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेसेस, यानी कि दैट हैव अ कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि ग्लेशिएशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस सच एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या है, ये कुछ कॉज और इनके कुछ इफेक्ट भी होंगे। इसके बाद कुछ प्रोसेसेस होती है दैट इज योर स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक मतलब चांस एंड रैंडम, ये तो कॉज एंड इफेक्ट है, मतलब कि आप कोई चीज अगर कर रहे हैं, इफ देयर इज अ कॉज तो उसका कोई इफेक्ट होगा, ठीक है, उस तरीके से। और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं विच आर रैंडम और जो बाय चांस होते हैं, ठीक है, दैट इफेक्ट द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऑफ वेदर पैटर्न। अब ये कोई सिस्टमैटिक तो है नहीं, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड चेंज अगर हो रहा है वेदर में तो वो क्या है, वो रैंडम इवेंट है। इसके बाद अगर फूड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो वो भी एक रैंडम इवेंट है। कोई डिजीज आ जाती है, कोई इंक्रीज ऑफ कंपिटिटर्स हो जाते हैं, प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स अगर बढ़ जाते हैं, दैट में एक्ट इंडिपेंडेंटली और एड टू डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस विल ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन द साइज एंड डिग्री ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इस तरीके के सारे प्रोसेसेस से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो ही जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो उस स्पीशीज के साइज पर और उसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, साइज उसका इतना है कि ये प्रोसेसेस को वो क्या कर सकता है, वो रेजिस्ट कर सकता है, और उसमें रेजिलियंस अगर ज्यादा है तो फिर वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। लेकिन कोई स्पीशीज ऐसा है जिसका साइज कम है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है तो और उसकी रेजिलियंस भी कम है, तो इन प्रोसेसेस से इफेक्ट होकर एक्सटिंक्ट हो सकता है, ठीक। Traits that adversely affect or increase a species vulnerability to extinction due to habitat fragmentation have been identified, ठीक है। यानी कि ऐसे लक्षण, ऐसे ट्रेट्स जो स्पीशीज की वल्नरेबिलिटी एक्सटिंक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है या फिर इंक्रीज करता है। यानी कि कोई भी स्पीशीज कितनी जल्दी क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, वो उसकी वल्नरेबिलिटी हो गई। उस वल्नरेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है एडवर्सली या इंक्रीज कर रहा है, वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं ऐसे ट्रेट्स। वो ट्रेट्स क्या क्या है, रेयरिटी और लो अबंडेंस, यानी कि अगर स्पीशीज रेयर हो रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उनकी डिस्पर्सल एबिलिटी अगर पुअर है, डिस्पर्सल का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह आप कह सकते हैं कितना एरिया वो कवर कर सकते हैं, दैट इज योर डिस्पर्सल एबिलिटी, ठीक। इसके बाद इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, ये भी एक इशू है। अगर उनकी पॉपुलेशन अनस्टेबल है तब, अगर हाई ट्रॉफिक स्टेटस मतलब आपको पता है कि हमने बात करी है फूड चेन वगैरह में ट्रॉफिक लेवल्स की, और हमें पता है कि जितने ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं, यानी कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसमें कोई भी स्पीशीज जितने ऊपर या जितने हायर ट्रॉफिक लेवल पर होता है उसका नंबर उतना ही कम होता है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो उतनी ही कम होती है, ठीक। जैसे कि कार्निवोर्स आर फ्यूअर इन नंबर देन हर्बीवोर्स। तो इसका मतलब जो भी स्पीशीज फूड चेन में जितने हायर ट्रॉफिक लेवल पर होगा उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक। इसके बाद अगर एडल्ट का सर्वाइवल रेट्स कम है, लो है, तब भी हो सकता है। अगर पॉपुलेशन रेट जो है वो कैसा है, लो है, ठीक है, लो पॉपुलेशन रेट है, तब उनका बॉडी साइज, फेकेंडिटी और डाइटरी स्पेशलाइजेशन अगर नहीं है प्रॉपर, तब भी क्या हो सकता है, उसके हिसाब से भी उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। इसके बाद कुछ एक्सटिंक्शन के कारण है जो नेचुरल है, इट हैज बीन कॉज ड्यू टू सेवरल फैक्टर, जैसे कि कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग अगर हो रही है तब, ठीक है, क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी बढ़ रही है, ओर्डोविशियन ग्लोबल ग्लेशिएशंस, ठीक है, यानी कि जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आइस एज वगैरह हुआ करती थी वहां पर। और इसके बाद एक
क्रिटेशियस पीरियड हुआ करता था, वहां पर कुछ एक्सटिंक्शन हुए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट, यानी कि आपने वहां पर उस समय सुना होगा कि एक बहुत बड़ा कोई वो था एस्टेरॉइड, ठीक है, जो बेसिकली आपके मैक्सिको के पास एक जगह हुआ करती थी, दैट इज योर यूकाटन पेनिनसुला, ठीक है, यूकाटन पेनिनसुला, वहां पर आकर एक बहुत बड़ा जो है एस्टेरॉइड टकराया था, उसकी वजह से भी एक्सटिंक्शन हुआ है, दैट इज नोन एज योर क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन, ठीक। इसके बाद एक्सटिंक्शन इन वेस्कुलर प्लांट्स हैव बीन मोर ग्रेजुअल कंपेयर्ड विद द लॉस ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो वेस्कुलर प्लांट्स है उनमें एक्सटिंक्शन जो है एनिमल्स के कंपेयर्ड में क्या हुआ है, काफी ग्रेजुअल हुआ है, यानी कि हल्के हल्के हुआ है। एनिमल्स में बहुत जल्दी हो गया है और इस तरीके के प्लांट्स में जो है वो काफी टाइम के बाद हुआ है। इट इज बिलीव्ड दैट एक्सटिंक्शन अमंग दिस ग्रुप वाज ड्यू more to competitive displacement by more advanced plant forms or due to a gradual climate change than due to sudden catastrophic event, यानी कि ये जो ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज वगैरह हुए हैं या जो मोर एडवांस प्लांट फॉर्म्स ने इनको क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, उसकी वजह से इनका एक्सटिंक्शन हुआ है, बल्कि कोई सडन कैटास्ट्रोफिक इवेंट की वजह से नहीं हुआ है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात कर ले आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन की, तो वो क्या है, इवन दो स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस which can happen without the intervention of humans, extinction caused by humans is now happening over and above the reasonable estimates of natural extinction rates, यानी कि स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हालांकि क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, और ये ह्यूमंस के इंटरवेंशन के बिना भी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से एक्सटिंक्शन बढ़ रहा है वो नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट से ज्यादा होते जा रहा है, ठीक। स्पीशीज आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बाय द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है, देखिए सबसे पहला कारण तो है डायरेक्ट कॉजेस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी जब हम पढ़ रहे थे कल, जो मतलब हमने जो पिछले लेक्चर पढ़ा था और जो इस लेक्चर में भी हमने पढ़ा कि हैबिटेट को अगर हम लॉस पहुंचा रहे हैं, ठीक है, हंटिंग वगैरह अगर हो रही है, कलेक्शन कैप्चर एंड परसिक्यूशन वगैरह हो रहा है, तो उसकी वजह से भी इनका डायरेक्ट कॉजेज है। इसका इनडायरेक्ट कॉज क्या है, हैबिटेट लॉस, मॉडिफिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, दीज आर या इनडायरेक्ट कॉजेज। लेकिन ये सारे के सारे कैसे हैं, चाहे ये डायरेक्ट है चाहे ये इनडायरेक्ट है, दे ऑल आर योर मैन मेड कॉजेज, या आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन, ठीक। इसके बाद अब इसी में एक पॉइंट आता है, दैट इज अबाउट द मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये आप आए दिन और न्यूज में भी सुनते रहते हैं कि कभी हाथी ने खेतों को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, और ये सारी चीजें जो इस तरीके की मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। बाकी तो इसको आप कहाँ पर एनिमल का कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो तो रिसेंट में आप अपनी न्यूज से ही पता कर सकते हैं, ठीक। इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड पीपल एंड द रिजल्टेंट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन पीपल और देयर रिसोर्सेज और वाइल्ड एनिमल्स और देयर हैबिटेट। तो यानी कि ये क्या है, वाइल्ड एनिमल्स और पीपल के बीच का इंटरेक्शन है, ठीक, और इस इंटरेक्शन की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पीपल और उनके रिसोर्सेज पर भी आता है और जो वाइल्ड एनिमल्स है और उनके हैबिटेट है उस पर भी आता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पीपल को ही या लोगों को ही नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है, दोनों को ही इससे नुकसान होता है, ठीक। इट अकर्स व्हेन वाइल्ड लाइफ नीड्स ओवरलैप विद दोज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस क्रिएटिंग कॉस्ट टू रेसिडेंट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। और ऐसा होता कब है, जब वाइल्ड लाइफ की जो जरूरतें हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ की जो जरूरतें हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन की जरूरतों के साथ क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती हैं, ठीक, और उससे जो है एनिमल्स को और रेसिडेंट्स को सभी को जो है इससे नुकसान पहुंचता है। कारण क्या है, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल काटने पड़ रहे हैं, जंगलों में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। अब हम अगर जंगल काट के उनके हैबिटेट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कन्फ्लिक्ट तो हो गई है ना। दूसरी बात है लैंड यूज का ट्रांसफॉर्मेशन, वही बात है हम जंगल काट के वहां पर अगर इंडस्ट्री बना रहे हैं, वहां पर अगर हम घर बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी उससे फर्क पड़ेगा। स्पीशीज की अगर हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो वो भी है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो रहा है वाइल्ड हर्बीवोरस का, तो भी एक नुकसान है। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इको टूरिज्म एंड इंक्रीजिंग एक्सेस टू नेचर रिजर्व, इसकी वजह से भी नुकसान है। अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड प्रे, जो वाइल्ड प्रे वगैरह हो रहा है उसका अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन अगर बढ़ रहा है तब भी होगा। इसके बाद इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एज द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ की अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के हेल्प से या इसकी वजह से, तब भी ये नुकसानदायक है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है और
कुछ ऐसे सडन इवेंट्स हैं, रैंडम इवेंट्स हैं, फायर, इसकी वजह से भी जो है एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसके इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो क्या होगा, क्रॉप डैमेज। जैसे आपने कभी कभार सुना होगा कि हाथी ने जो है वो खड़ी जो फसल है, कोई भी फसल है, हाथी गांव में घुस गए, जंगली हाथियों का झुंड, और उन्होंने कोई फसल को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, दैट इज द क्रॉप डैमेज। ठीक, इसके बाद कह सकते हैं लाइव स्टॉक डेप्रेडेशन। जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, अटैक वगैरह किया जा रहा है, तो दैट इज योर लाइव स्टॉक डेप्रेडेशन। ठीक है, फिर अगर वो कोई हाथी वगैरह उस तरीके का आ जाते हैं तो वो लोगों को भी क्या करेंगे, इंजरी पहुंचाएंगे, ह्यूमन लाइफ को भी उससे लॉस होगा, प्रॉपर्टी को लॉस होगा। फिर वाइल्ड लाइफ को बदले में क्या करेंगे, अब हाथियों को भगाया जाएगा, हाथियों को मारा भी जा सकता है, तो उससे उनको भी नुकसान पहुंचेगा, उससे डेथ भी हो सकती है, और उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है। ठीक, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज क्या है, यानी कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर बना के, वो चाहे फिजिकल हो चाहे बायोलॉजिकल बैरियर्स हो, गार्डिंग की जा सकती है, यानी कि उनको आने से रोका जा सकता है। ऑल्टरनेटिव हाई कॉस्ट लाइव स्टॉक हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, और उसके बाद रीलोकेशन किया जा सकता है किसका, वॉलंटरी ह्यूमन पॉपुलेशन रीसेटलमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन को ही रीसेटल होना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कहते हैं, वॉलंटरी जो सेटलमेंट है, पॉपुलेशन का सेटलमेंट है, वो वाइल्ड लाइफ का नहीं करा सकते। ठीक है ना। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट रिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ एक्सेस टू रिफ्यूज, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इस तरीके का हो कि जो वाइल्ड लाइफ की एक्सेस है, रिफ्यूज मतलब कोई कूड़ा वगैरह है जिसको देखकर वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम जो है इस तरीके से रखें कि वाइल्ड लाइफ को वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा सके। ठीक है, इसके बाद अगला है दैट इज योर मिटिगेटिव स्ट्रेटेजीज, यानी कि अगर मान लीजिए इस तरीके की चीजें कुछ होती है तो उससे कैसे निपटा जा सके। ठीक है, कंपनसेशन सिस्टम्स हो सकते हैं कि जिसको नुकसान वगैरह पहुंचा उसको कंपनसेशन वगैरह दिया जाए। फसल वगैरह की अगर हम बात करते हैं, क्रॉप्स वगैरह के इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम होनी चाहिए, दैट इज CBNRMS। ठीक है, रेगुलेटेड हार्वेस्ट होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स प्रेज और वाटर पॉइंट्स को इंक्रीज किया जाए, वाइल्ड लाइफ को ट्रांसलोकेट किया जाए, कंजर्वेशन एजुकेशन होनी चाहिए लोकल पॉपुलेशन के लिए, और इंफॉर्मेशन की बेटर शेयरिंग वगैरह होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उनसे बचा जा सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर नंबर 12 है ये कंप्लीट होता है। अब हम जो अगला चैप्टर अपने बात करेंगे वो रहेगा चैप्टर नंबर 13, जो है प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी की बात करी है, उस चैप्टर में हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियो, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज जो है वो भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी जो ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 ऑन प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।